प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूं कक्षा 12 रसायन विज्ञान के अध्याय 5 जिसका नाम पृष्ठ रसायन है का भाग 3 लेकर के। इस भाग 3 में बच्चों, इस भाग 3 में मैं आपके सामने अस्कंदन या अवक्षेपण, कोलाइडों का रक्षण और कोलाइडों के अनुप्रयोग की चर्चा करूंगा। हम आज के भाग 3 का डिस्कशन करें इसके पहले मैं आपको अपने ही व्याख्यान 2 से जुड़ता हूं। व्याख्यान 2 में बच्चों आपने देखा था कि कोलाइडों का आवेश, आपने उसमें देखा था कि कोलाइडी कण कैसे होते हैं, आवेशित होते हैं, और जो कोलाइडी कणों का आवेश है वही कोलाइड का आवेश माना जाता है। वैसे पूरा कोलाइडी निकाय उदासीन होता है, लेकिन कोलाइडी कण क्या होते हैं, आवेशित होते हैं, और वही कोलाइडी कणों का आवेश ही कोलाइडों का आवेश माना जाता है। जैसे हम किसी कोलाइड को ले लें, जैसे हम गोल्ड साल को ले लें, साल भी एक तरह का कोलाइड है, कोलाइड का एक प्रकार है, तो इसके कोलाइडी कणों पर क्या होता है, इसके कोलाइडी कणों पर ऋणावेश होता है। तो गोल्ड के जितने भी कोलाइडी कण होंगे सब पर ऋणावेश होगा। आप कहते हैं कि आवेश का महत्व क्या है? महत्व तो आप देखते हैं कि अगर किसी कोलाइडी कणों पर समान आवेश रहेगा तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो कोलाइडों का आवेश किसके लिए उत्तरदायी है बच्चों? कोलाइडों का आवेश कोलाइड के अस्थायित्व के लिए क्या है, उत्तरदायी है। ये कोलाइड को अस्थायित्व देता है। आप जरा सोचें कि अगर कोलाइड पर आवेश ना होता, कोलाइड पर आवेश ना होता, ये सोचने की बात है, तो कोलाइडी कणों में प्रतिकर्षण ना होता तो हो सकता है कि वो परस्पर मिलकर के नीचे बैठ जाते, और जब परस्पर मिलकर के नीचे बैठ जाते तो क्या कोलाइड का अस्तित्व बचा रहता या समाप्त हो जाता? कोलाइड का अस्तित्व तब समाप्त हो जाता। ये हमारे सोचने की बात है, लेकिन वास्तव में चूंकि कोलाइडी कण आवेशित हैं, कोलाइडी कण आवेशित हैं, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते रहते हैं और इनमें ब्राउनी गति होती रहती है, तो इनका अस्तित्व बचा रहता है। अब हम ये देखते हैं कि अगर हम उसी एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाएं तो कहते हैं कि अगर कोई कोलाइड हो, मान लो गोल्ड साल ही आपने ले लिया जिस पर आप जानते हैं कि ऋणावेश है, तो इसमें अगर हम विद्युत अपघट्य मिला दें तो क्या होता है, ये विद्युत अपघट्य जा करके इसके कोलाइडी कणों के आवेश को क्या कर देता है, इसके कोलाइडी कणों के आवेश को उदासीन कर देता है। उदासीन कर देता है तो ये क्या होते हैं, ये परस्पर मिलकर के नीचे बैठ जाते हैं, और यही घटना कोलाइडों का क्या कहलाती है, अस्कंदन या अवक्षेपण। यही घटना कोलाइडों का क्या कहलाती है बच्चों? यही घटना कोलाइडों का अस्कंदन या अवक्षेपण कहलाती है। तो यही बात आपके सामने डेफिनेशन, आप स्लाइड को देखें, कहते हैं कि कोलाइडी कणों के परस्पर, कोलाइडी कणों के नीचे बैठ जाने का प्रक्रम साल का क्या कहलाता है, अस्कंदन कहलाता है। और अस्कंदन हम किससे कराते हैं? अस्कंदन हम विद्युत अपघट्य के द्वारा कराते हैं। किसके द्वारा कराते हैं? साल का अस्कंदन या कोलाइडों का अस्कंदन हम किसके द्वारा कराते हैं? विद्युत अपघट्य के द्वारा कराते हैं। विद्युत अपघट्य आप जानते हैं कि विद्युत अपघट्य वह है जो आयन देता है, जैसे NaCl विद्युत अपघट्य है क्योंकि विलयन में जाकर के ये Na+ और Cl- देता है। तो अब ये बात एक और आपकी इसी में लिखी हुई है, ये आप देखें, अस्कंदन मान। अस्कंदन मान क्या है? कहते हैं कि विद्युत अपघट्य की जो मिलीमोल प्रति लीटर में न्यूनतम सांद्रता जो साल को अस्कंदित करती है वही क्या कहलाती है, अस्कंदन मान कहलाती है। वही क्या कहलाती है, अस्कंदन मान कहलाती है। अब बच्चों हम आपके सामने डिस्कस करें, थोड़ा सा आपको बताना चाहते हैं कि अस्कंदन की क्रियाविधि क्या है, उसको हम और आपको स्पष्ट करना चाहते हैं। लेकिन उसके पहले आप सीख गए हैं कि किसी भी साल के कणों पर क्या है, आवेश है, चाहे धनावेश है चाहे ऋणावेश है। जब हम विद्युत अपघट्य मिलाते हैं तो क्या हो जाता है, उस घटना को हमने एक फिगर से दिखाया है कि ये कोलाइडी कण हैं जिन पर आप, ये कोलाइडी कण हैं, ये आपको कोलाइडी कण दिख रहे हैं। अब इन कोलाइडी कणों पर, इन
ये कोई कोलाइड है, यहां लिखा है लायोफोबिक कोलाइड, इसमें हम विद्युत अपघट्य मिला दें तो विद्युत अपघट्य का आयन जो है वो आएगा और कोलाइडी कणों के आवेश को क्या कर देगा, उदासीन करेगा, और उदासीन करेगा तो वो परस्पर मिल करके क्या बना देंगे, अवक्षेप बना देंगे। क्या बना देंगे, अवक्षेप बना देंगे, जिससे कोलाइड क्या हो जाएगा, अस्कंदित हो जाएगा। तो कहते हैं कि कोलाइडों का अस्कंदन जो है, कोलाइडों का अस्कंदन एक नियम के अनुसार होता है, और इस नियम को हम क्या कहते हैं, इस नियम को कहते हैं हार्डी-सुल्ज नियम। क्या कहते हैं, हार्डी-सुल्ज नियम। तो आइए बच्चों देखा जाए कि हार्डी-सुल्ज नियम क्या है। कौन सा नियम हमें देखना है, हार्डी-सुल्ज नियम क्या है। अगर आपको हार्डी-सुल्ज नियम बताएं तो आपको ये बात सीखनी होगी। ये बात आप सीख सकते हैं कि जैसे ये आपके पास गोल्ड साल है, गोल्ड साल है। अब इसमें आपने क्या मिला दिया, इसमें आपने मिला दिया NaCl। तो NaCl किस में टूटेगा जा करके, Na+ और Cl- में। तो होता क्या है बच्चों कि गोल्ड के कोलाइडी कणों पर ऋणावेश है, तो जब आपने NaCl मिलाया तो उसके पास धनावेश और ऋणावेश दोनों है। तो जब आप इसको मिलाते हैं तो गोल्ड के कणों का जो ऋणावेश है वो NaCl का Na+ इस आवेश को उदासीन कर देता है। और यहां भी अगर आप बच्चों सीखें, अगर हम कोई धनावेशित साल ले लें और उसमें भी NaCl मिला दें तो अब NaCl का Cl- कोलाइडी कणों के धनावेश को क्या कर देगा, उदासीन कर देगा, और वो परस्पर नीचे बैठ जाएंगे, अर्थात इनको क्या कर देगा, अस्कंदित कर देगा। तो कहते हैं कि ये हार्डी-सुल्ज नियम से बात आती है कि किसी साल का अस्कंदन करने में वह आयन प्रभावी होगा जिसका आवेश कोलाइडी कणों के आवेश के क्या होता है, विपरीत होता है। जैसे साल आपका धनावेशित है तो विद्युत अपघट्य का ऋणायन उसे क्या करेगा, उसे क्या करेगा, अस्कंदित करेगा, उसे क्या करेगा, अस्कंदित करेगा। और उसे ही किसी साल का स्कंदन करने में वह आयन प्रभावी होगा, वह आयन प्रभावी होगा जिसके आवेश का चिन्ह कोलाइडी कणों के आवेश के चिन्ह के क्या होता है, विपरीत होता है। और इसे ही बच्चों एक नाम देते हैं, और वो नाम क्या कहलाता है, वो नाम कहलाता है प्रभावी आयन। क्या कहलाता है, प्रभावी आयन। तो साल का स्कंदन करने के लिए विद्युत अपघट्य का कौन सा आयन प्रभावी होगा, वह आयन प्रभावी होगा जिसके आवेश का चिन्ह कोलाइडी कणों के आवेश के क्या होगा, विपरीत होगा। अब थोड़ा और हम बताते हैं बेटा कि जैसे आपके पास कोई सॉल है, आपके पास कोई सॉल है ये, और उसी साल को हमने 3 कंटेनर में रख दिया, 3 कंटेनर में, और मान लो गोल्ड ही साल है, इसको 3 कंटेनर में रख दिया। हमने विद्युत अपघट्य के रूप में एक में क्या मिलाया, NaCl, एक में क्या मिलाया, MgCl2, और तीसरे में क्या मिलाया, AlCl3। तो पहला वाला कंसेप्ट तो आपका है, गोल्ड साल ऋणावेशित है, सोडियम क्लोराइड Na+, मैग्नीशियम क्लोराइड में कौन सा आयन है, Mg++, और एल्युमिनियम क्लोराइड में कौन सा आयन है, Al++। तो हमने उस आयन को लिखा कि ऋणावेशित गोल्ड सॉल को यहां कौन स्कंदित कर देगा, Na+, यहां कौन स्कंदित कर देगा, Mg++, और यहां कौन स्कंदित कर देगा, Al++। तो आपको देखना है कि कौन सा स्कंदन शीघ्रता से होगा। तो उसका उत्तर है कि एल्युमिनियम क्लोराइड जो विद्युत अपघट्य है वो गोल्ड साल को बड़ी शीघ्रता से स्कंदित करेगा। फिर उसके बाद कौन करता है, MgCl2, और सबसे लास्ट में कौन करता है, NaCl। सबसे लास्ट में कौन करता है, NaCl। तो ये अंतर बच्चों क्यों आया, ये अंतर क्यों आया, ये अंतर इसलिए आया, तब हार्डी-सुल्ज नियम में दूसरा पॉइंट आया कि जो प्रभावी आयन कौन है, जिसके आवेश का चिन्ह कोलाइडी कणों के आवेश के क्या है, विपरीत है। तो कहते हैं कि प्रभावी आयन का जो अवक्षेपक प्रभाव है वो उनके आवेश पर क्या करता है, निर्भर करता है। जैसे यहां लिखा है कि अगर आपका साल ऋणावेशित है तो उसे कौन स्कंदित करेगा, विद्युत अपघट्य का धनायन। लेकिन धनायन में Na+ का स्कंदन प्रभाव Mg2+ से कम होगा, और ये कम होगा किससे, Al3+ से। क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि जैसे जैसे आवेश बढ़ता है वैसे वैसे स्कंदन का प्रभाव भी क्या करता है, बढ़ता है।
अगर आपके पास साल धनावेशित है तो आप जानते हैं कि धनावेशित साल के लिए प्रभावी आयन कौन सा होगा, ऋणायन, और ऋणायन में वो आयन ज्यादा प्रभावी होगा जिस पर आवेश ज्यादा होगा। देखिए उसी क्रम में लिखा है, ये Cl माइनस है, इसका स्कंदन प्रभाव कम होगा, किससे, इस पर 2 माइनस है, इसका स्कंदन प्रभाव कम होगा फॉस्फेट आयन से, और इसका स्कंदन प्रभाव कम होगा किससे, फेरोसाइनाइड आयन से, क्योंकि फेरोसाइनाइड आयन पर 4 यूनिट क्या है, ऋणावेश है। और ये बात ध्यान रखना कि ये प्रभाव किसके लिए दिखाएंगे, धनावेशित साल के लिए, और विद्युत अपघट्ट के धनायन किसके लिए प्रभाव दिखाएंगे, ऋणावेशित साल के लिए। किसके लिए प्रभाव दिखाएंगे, ऋणावेशित साल के लिए। तो ये बच्चों आपके सामने थी हार्डी-सुल्ज नियम की व्याख्या। उसको आप जानते हैं कि किसी साल का स्कंदन करने में विद्युत अपघट्ट का वह आयन प्रभावी होगा जिसके आवेश का चिन्ह कोलाइडी कणों के आवेश के विपरीत होता है, और आयनों का जो स्कंदन प्रभाव है वो इनके आवेश पर निर्भर करता है। प्रभावी आयन का जो स्कंदन प्रभाव है, प्रभावी आयन कौन सा है, जिसके आवेश का चिन्ह कोलाइडी कणों के आवेश के क्या है, विपरीत है। इस पर बच्चों हमने आपके कंसेप्ट के लिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, और वो क्वेश्चन क्या है, यहां दिया है, ऋणावेशित अर्सेनियस सल्फाइड के कोलाइडी निकाय को स्कंदित करने के लिए सबसे अधिक प्रभावी आयन कौन सा होगा। तो पहले ही दिया गया है ऋणावेशित साल है, ऋणावेशित साल है तो प्रभावी आयन कौन सा होगा, धनायन होगा, और धनायन में कौन प्रभावी आयन ज्यादा होगा, किसका प्रभाव ज्यादा होगा, जिस पर आवेश ज्यादा होगा। और आप आवेश की तुलना करें तो सबसे ज्यादा आवेश किस पर है, टाइटेनियम पर है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा बच्चों, इसका आंसर होगा टाइटेनियम आयन। अर्सेनियस सल्फाइड साल को स्कंदित करने के लिए सबसे प्रभावी आयन कौन सा होगा, टाइटेनियम आयन। कौन सा होगा, टाइटेनियम आयन। अब अगला जो आपको डिस्कशन करना है बच्चों, वो हेडिंग आपके सामने डिस्प्ले हो रही है, दिखाई दे रही है, और वो है कोलाइडों का रक्षण। अब आप कहेंगे रक्षण का मतलब क्या हुआ, अंग्रेजी में प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड, प्रोटेक्शन रक्षण का मतलब जो आप समझते हैं वही है रक्षा करना। आइए उस रक्षा करने को हम कोलाइडों से जोड़ते हैं और उसको समझते हैं कि कोलाइडों का रक्षण क्या है। कोलाइडों के रक्षण को अगर आपको बताएं बच्चों, तो आप देखते हैं कि जैसे ये आपने 2 कंटेनर ले लिए, एक में आपने द्रव रागी कोलाइड ले लिया जिसे आप द्रव स्नेही कहते हैं, और दूसरे में ले लिया द्रव विरोधी। नाम दे दें, जैसे एक आपने जिलेटिन ले लिया और एक आपने गोल्ड साल ले लिया, तो ये द्रव रागी है और ये द्रव विरागी है। दोनों बराबर लिया, बराबर मात्रा और सांद्रता का लिया, फिर इसमें विद्युत अपघट्ट भी बराबर मात्रा और सांद्रता का मिलाया। तो देखते क्या है कि ये जिलेटिन वाला स्कंदित नहीं हो रहा है, लेकिन गोल्ड साल आसानी से स्कंदित हो रहा है। तो इसके पीछे का लॉजिक, तर्क, वैज्ञानिक तथ्य हमें ढूंढना है। ऐसा क्यों हो रहा है कि जो द्रव रागी है, द्रव स्नेही है, वो विद्युत अपघट्ट मिलाने से सरलता से स्कंदित नहीं हो रहा है, लेकिन जो द्रव विरागी है या जो द्रव विरोधी है वो विद्युत अपघट्ट मिलाने से सरलता से क्या हो रहा है बच्चों, स्कंदित हो रहा है। तो कहते हैं उसका उत्तर है कि जो द्रव स्नेही है उसके अणु बहुत ही, द्रव स्नेही कोलाइड है उसके कोलाइडी कण कहें, कोलाइडी कण बहुत ही विलायक योजित होते हैं, दे आर हाईली सॉल्वेटेड। तो जब विद्युत अपघट्ट मिलाते हैं तो वो सीधे कोलाइडी कणों के संपर्क में नहीं आ पाता, लेकिन जब आप यहां विद्युत अपघट्ट मिलाते हैं तो वो सीधे ही कहां आ जाता है, कोलाइडी कणों के संपर्क में आएगा। और जब सीधे ही वो कोलाइडी कणों के संपर्क में आ जाता है तो उन्हें क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। तो द्रव स्नेही विद्युत अपघट्ट द्वारा सरलता से क्यों नहीं स्कंदित होता, क्योंकि वो बहुत ही, उसके जो कोलाइडी कण हैं बहुत ही हाईली सॉल्वेटेड हैं, विलायक योजित हैं। और द्रव विरोधी में जो कोलाइडी कण हैं उनका माध्यम से उतना आकर्षण नहीं है जितना द्रव स्नेही का है। इसीलिए विद्युत अपघट्ट मिलाते हैं तो विद्युत अपघट्ट द्वारा ये सरलता से स्कंदित हो जाते हैं। अब देखिए, बार बार आपको कहते हैं कि विज्ञान कहाँ से आता है, प्रयोगों से, और प्रयोगों की शुरुआत हमारे आसपास के वातावरण से होती है और उसको सोचने से होती है। अब इसमें और सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि अगर हमारे पास ये द्रव विरोधी कोलाइड हो
और उसमें द्रव स्नेही मिला दें। फिर से सीखना, ये कंटेनर है, इसमें हमने क्या लिया, द्रव विरोधी, क्या मिला दिया, द्रव स्नेही मिला दिया। अब विद्युत अपघट्य मिलाएं, अब क्या मिलाएं, विद्युत अपघट्य मिलाएं। तो देखते क्या है बच्चों कि अब ये विद्युत अपघट्य द्वारा द्रव विरोधी सरलता से स्कंदित नहीं होता, सरलता से स्कंदित नहीं होता। तो यही घटना क्या कहलाती है, यही घटना एक नाम से जानी जाती है और ये नाम क्या कहलाता है, ये नाम कहलाता है कोलाइडों का रक्षण। क्या कहलाता है, कोलाइडों का रक्षण। उसकी डेफिनेशन जो लिखी हुई है वो मैं आपके सामने बता दूं। कहते हैं कि द्रव विरोधी कोलाइड में द्रव स्नेही कोलाइड मिला देने से विद्युत अपघट्य द्वारा यह सरलता से स्कंदित नहीं होता। इसे ही कोलाइडों का क्या कहते हैं, रक्षण कहते हैं। तो इसमें द्रव स्नेही कोलाइड क्या कहलाएगा, द्रव स्नेही कोलाइड रक्षी कोलाइड कहलाएगा। जैसे गोल्ड साल है, गोल्ड साल में हम जिलेटिन मिला दें और फिर विद्युत अपघट्य मिलाएं तो जिलेटिन क्या करेगा, गोल्ड साल की रक्षा करेगा। किसके द्वारा, विद्युत अपघट्य के द्वारा। तो यही घटना कोलाइडों का क्या कहलाती है बच्चों, यही घटना कोलाइडों का रक्षण कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, रक्षण कहलाती है। अब हमने आपसे अभी पीछे बताया था कि बार बार विज्ञान के विद्यार्थी के मन में यह सवाल आता है कि अगर हम जिलेटिन की जगह कोई दूसरा द्रव स्नेही ले लें, हाँ सवाल बच्चों स्वाभाविक है, स्टार्च ले लें और भी एल्ब्यूमिन ले लें, हीमोग्लोबिन ले लें, तो क्या सबकी रक्षण क्षमता एक ही रहेगी या अलग अलग हो जाएगी? क्वेश्चन आपका सही है। तो कहते हैं कि नहीं, सबकी रक्षण क्षमता जो होती है वो डिफरेंट होती है, वो अलग अलग होती है। जो द्रव स्नेही कोलाइड हैं सबकी रक्षा करने की क्षमता जो है वो डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है। और उसी को हम एक संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं जिसे क्या कहते हैं, स्वर्ण संख्या या स्वर्णांक। क्या कहलाती है, स्वर्ण संख्या या स्वर्णांक। तो ये बात आप बताएं कि स्वर्ण संख्या या स्वर्णांक क्या बताएगा, स्वर्ण संख्या या स्वर्णांक बताएगा कि किस द्रव स्नेही कोलाइड की रक्षण क्षमता मात्रात्मक रूप से कितनी है। उसके लिए मात्रात्मक रूप से मतलब उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, वो अंकिक मान के रूप से कितनी है। तो कहते हैं कि लेकिन ये बात हमें क्लियर हो गई है कि अगर हमें स्वर्ण संख्या को निर्धारित करना है तो हमें किसकी जरूरत है, द्रव विरोधी की, द्रव विरोधी कोलाइड की, द्रव स्नेही कोलाइड की और किसकी, विद्युत अपघट्य की। तो ये कंसीडर करते हैं बच्चों, द्रव विरोधी के रूप में ले लेते हैं, द्रव विरोधी के रूप में ले लेते हैं गोल्ड साल। क्या ले लेते हैं, गोल्ड साल। और विद्युत अपघट्य के रूप में क्या लेते हैं, विद्युत अपघट्य में लेते हैं, विद्युत अपघट्य के रूप में लेते हैं 10% NaCl का 1 मिलीलीटर। और ये जो 10 मिलीलीटर मानक गोल्ड साल लेते हैं, मानक का मतलब क्या, जिसकी सांद्रता, जिसका कंसंट्रेशन नोन हो, ये मानक है। मानक उसी को आप कहते हैं, मानक का मतलब जिसका कंसंट्रेशन नोन हो उसी को कहते हैं स्टैंडर्ड कोलाइड। तो हमने गोल्ड साल है ना 10 ml लिया है और कंसंट्रेशन नोन है और हमें मिलाना क्या है, 10% NaCl का क्या मिलाना है, 1 ml मिलाना है। अब इसकी रक्षा कैसे होगी, इसकी रक्षा बच्चों होगी द्रव स्नेही से। तो द्रव स्नेही एक बार आप क्या मिलाएं, जिलेटिन मिलाएं, एक बार स्टार्च मिलाएं, एक बार हीमोग्लोबिन मिलाएं। तो देखते हैं कि इनकी कितनी मात्रा लगी। तो अगर आप देखें तो ये है जिलेटिन लिया तो अस्कंदन से रक्षा में ये मात्रा लगी, हीमोग्लोबिन ये मात्रा, एल्ब्यूमिन ये मात्रा, स्टार्च ये मात्रा। तो कहते हैं कि मात्रा की इकाई क्या है, मात्रा की इकाई बच्चों मिलीग्राम है। तो कहते हैं कि मिलीग्राम आपने दिखाया नहीं, वो डेफिनेशन में बोलते हैं। आप सुनिए, किसी द्रव स्नेही कोलाइड का स्वर्णांक इसका मिलीग्राम में वह भार है जिसकी उपस्थिति में 10 मिलीलीटर मानक गोल्ड साल में 10% NaCl का 1 मिलीलीटर डालने से इसका स्कंदन रुक जाता है। तो उस 10 मिलीलीटर मानक गोल्ड साल की 10% NaCl के 1 मिलीलीटर से रक्षा करने में स्टार्च का कितना लगा, 25 मिलीग्राम।
25 मिलीग्राम लगा है, लेकिन हम बोलेंगे स्टार्च की गोल्ड नंबर कितनी है 25। जैसे एल्ब्यूमिन का कितना लगा 0.10 मिलीग्राम, लेकिन मिलीग्राम नहीं बोलेंगे। जब हम स्वर्ण संख्या बोलेंगे तो कहेंगे कि एल्ब्यूमिन की स्वर्ण संख्या 0.10 है। उसे हमने डेफिनेशन में कह दिया है किसी द्रव स्नेही कोलाइड का स्वर्णांक इसका मिलीग्राम में वह भार है जिसकी उपस्थिति में 10 मिलीलीटर मानक गोल्ड साल में 10% NaCl का 1 मिलीलीटर डालने से साल का स्कंदन रुक जाता है। यहां आप कंपैरिजन करते हैं। क्या कंपैरिजन करते हैं? आप बताना है बच्चों कौन सा रच्छी कोलाइड अच्छी क्वालिटी का होगा, जिसका स्वर्णांक कम हो या जिसका स्वर्णांक ज्यादा हो। या आप देखें जिलेटिन अच्छा रच्छी कोलाइड है या स्टार्च, तो उत्तर क्लियर है। क्या स्पष्ट है कि जिस द्रव स्नेही कोलाइड का स्वर्णांक जितना कम होता है वो उतना ही अच्छा रच्छी कोलाइड होता है। जैसे इसमें जिलेटिन एक उच्च कोटि का रच्छी कोलाइड है और स्टार्च जो है वो उससे निम्न कोटि का रच्छी कोलाइड है। उससे निम्न कोटि का क्या है? रच्छी कोलाइड है। तो ये बच्चों आपके बारे में ये बच्चों आपके लिए स्वर्ण संख्या का क्या था? स्वर्ण संख्या का डिस्कशन था। अब बहुत सारी, जब हम कोलाइड भाग 1 शुरू कर रहे थे, भाग 2 हमने देखा और आज हम भाग 3 आप लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं, तो बहुत सारे बच्चों के मन में जिज्ञासा आती है कि इतना हम कोलाइड पढ़ रहे हैं, कोलाइड का अनुप्रयोग क्या है? अब बच्चों आपने कोलाइड की अवधारणा पढ़ लिया है, अनुप्रयोग आप देखेंगे और वो आपकी जिज्ञासा शांत हो जाएगी कि कोलाइड का अनुप्रयोग क्या है या कोलाइड किस लिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसमें पहली हेडिंग आपके सामने लिखी है धूम्र का विद्युतीय अवक्षेपण। क्या लिखा है? धूम्र का विद्युतीय अवक्षेपण। धुआं बच्चों आप जानते हैं कि धुआं क्या है? कोलाइड, धूम्र कोलाइड है। अभी आप इसका एरोसॉल नाम दे रहे थे कि धुआं जब निकलता है कहीं से भी, चिमनियों से निकलता है, किसी भी औद्योगिक एक्टिविटी से निकलता है या किसी भी एक्टिविटी से निकलता है, तो धुएं में कार्बन के, आर्सेनिक के कोलाइडी कण रहते हैं और कार्बन के कणों पर क्या है? ऋणावेश है। जब धुआं वायु में मिल जाता है तो सांस के द्वारा हमारे कहां पहुंच जाता है? शरीर में पहुंच जाता है और वो सांस संबंधी कई बीमारियां उत्पन्न करता है। तो कहते हैं कि इसका निराकरण कैसे किया जाए? इसका निराकरण आपको ऐसे किया जा सकता है कि चिमनियों से निकलने वाला धुआं है उसे हाई वोल्टेज उच्च वोल्टता से प्रवाहित कर दें। जैसे कार्बन का ऋणावेशित कण है तो हाई वोल्टेज का धनावेश है, तो ये इसके कोलाइडी कणों को उदासीन कर देगा और वो नीचे बैठ जाएंगे। तो अब ये जो बाहर निकलेगा उसमें कार्बन के कण नहीं रहेंगे। कार्बन के कण नहीं रहेंगे तो वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होगा, हमारे लिए नुकसानदायक नहीं होगा। इसी को कहते हैं बच्चों, इसी को कहते हैं, ये आपके सामने है, इसी को कहते हैं काट्रेल अवक्षेपक। और उसका ये एक फिगर आपके सामने ये दिखाया गया है। काट्रेल अवक्षेपक का ये फिगर आपके सामने है कि यहाँ हमने हाई वोल्टेज लगाया है। क्या लगाया है? हाई वोल्टेज। यहां से आपका स्मोक है और ये गैसेस फ्री फ्रॉम कार्बन पार्टिकल। तो हाई वोल्टेज क्या करता है? स्मोक के कणों को क्या कर देता है? स्मोक के कणों के आवेश को उदासीन कर देता है और वो सेटल डाउन कर जाते हैं। ये लिखा है प्रेसिपिटेटेड एस। क्या लिखा है? प्रेसिपिटेटेड एस। वो क्या कर जाता है? नीचे बैठ जाता है। तो ये इसका अगला आपके सामने जो अनुप्रयोग है वो लिखा है बच्चों पेयजल का शुद्धिकरण। तो कहते हैं कि पेयजल के शुद्धिकरण से क्या अभिप्राय है? पेयजल के बारे में आपसे बताएं कि बहुत सारा ये आती है, ये आंकड़े अपने यहाँ आते हैं कि हमारे शरीर में जो बीमारियां होती हैं उसमें से 70% तक बीमारियां ऐसी होती हैं जो अशुद्ध पानी से फैल जाती हैं। इसलिए शुद्ध जल ग्रहण करना ये बहुत ही शरीर के लिए क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कहते हैं कि इस पेयजल का शुद्धिकरण, इस पेयजल का शोधन कैसे किया जाए? उसमें कोलाइडों की क्या भूमिका है? उसमें कोलाइडों की ये भूमिका है कि जैसे आपका पेयजल है और अगर उसमें कुछ निलंबित कण हैं, बड़े कण हैं, तो आप उसमें सिंपल प्रयोग से क्या मिला सकते हैं? आप मिला सकते हैं एलम। एलम क्या है? एलम फिटकरी आप बोलते हैं, ये विद्युत अपघट्य है।
तो ये जो इसमें अशुद्धियां हैं, ये अशुद्धि के कणों को क्या कर देगा, उदासीन कर देगा, और वो कहाँ बैठ जाएंगे, वो नीचे बैठ जाएंगे। आप पानी को फिल्टर कर लीजिए, वो पानी कैसा हो जाएगा, पीने योग्य हो जाएगा। तो कोलाइडों का ये महत्व है, कोलाइडों का ये अनुप्रयोग है कि इसके द्वारा हम पेयजल का बच्चों क्या कर सकते हैं, पेयजल का शुद्धिकरण कर सकते हैं। औषधियाँ आप जानते हैं, औषधियाँ क्या करती हैं, अगर हमें कोई डिजीज हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, तो उसे दूर करने में हम औषधियों का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और बहुत सारी बच्चों औषधियाँ कोलाइडी रूप में प्रयुक्त होती हैं। यहाँ कुछ उदाहरण आपको सामने दिए गए हैं, जैसे आर्जिराल या आर्गायराल आप बोलते हैं, ये सिल्वर का साल है, ये क्या करता है, आंख का लोशन है, बनाने में काम आता है। कोलाइडी एंटीमनी, कालाजार जिसे ब्लैक फीवर कहते हैं। कोलाइडी गोल्ड, ये इंटरमस्कुलर अंतःपेशी इंजेक्शन के काम आता है। और ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये मैग्नीशियम का यौगिक है जो एंटासिड जानते हैं, एसिडिटी,